वीडियो में मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 में दी गई समस्याओं को हल करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के प्रश्नों को बताऊंगा। आइए देखें प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 में है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न का हल लिखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का हल हम लिख रहे हैं। कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है और दोनों का योग चूंकि प्रश्न में दिया गया है इसलिए हम दो में से किसी एक को ही मानेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किन्हीं दो चीजों का अगर योग दिया गया हो तो उसमें से एक को ही मानना चाहिए। तो हम दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसमें से एक संख्या मान लेंगे कि माना पहली संख्या यक्स है, माना पहली संख्या यक्स है, तब दूसरी संख्या, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस यक्स, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है 27। जैसे हम एक उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं। जैसे 13 और 12 का अगर जोड़ किया जाए तो कितना रहा है 25। तो अगर कहा जाए कि दो संख्याओं का योग 25 है, यदि उसमें से एक संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या कितना होगी 12। चूंकि जब 25 में 13 घटा दोगे तभी दूसरी संख्या 12 आएगी। तो उसी तरह से मैंने पहली संख्या जैसे यहाँ 13 है तो उसी तरह हमने यहाँ पहली संख्या क्या मान लिया है यक्स। तो हम इसी यक्स को क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या भी आ जाएगी। तो ये हमने आपके सामने पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लिया। तो आगे क्या दिया है कि और गुणनफल क्या है 182। सवाल उठता है किसका गुणनफल 182 है, जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 182 है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना भैया 182। तो संख्याओं का गुणनफल 182 है ना, तो संख्याएं क्या है यक्स गुणते 27 माइनस यक्स, ठीक, बराबर कितना 182। ये चूंकि संख्याओं का गुणनफल है तो संख्याएं क्या है यक्स और 27 माइनस यक्स। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो 182 आएगा ना। तो हम यक्स से भी इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में लिखा हुआ है प्लस 27x और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 182 बराबर 0। चूंकि ये सभी प्रश्न जो दिए गए हैं इनसे द्विघात समीकरण बनेगा इसलिए हम इसको बराबर मिला इसको जो है इधर लाकर बराबर 0 कर लेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये जो माइनस चिन्ह एक्स स्क्वायर के पहले लगा हुआ है इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ प्लस लगा होता तो कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए हम -1 जो है कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये प्राप्त समीकरण जो है ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। चूंकि द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तो अभी हम आप लोगों को केवल गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना या उनका मूल ज्ञान करना होता है, इसलिए हम इसको गुणनखंड विधि से ही इस प्रश्न में दिए गए x का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें जो है
आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। चूंकि अगर हम इसके आदि और अंत पद का गुणा करें तो 182 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ रहा है। अब 182 के हम दो खंड करेंगे। ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर 182 आवे और जोड़ करने पर 27 आवे। तो 182 का अगर हम खंड करने का काम करें तो 2 9 18, 2 1 9 2, 3 से काट, अब इसको हम 7 से काट देंगे, 7 1 9 7, 7 3 21 और 13 1 9 13। तो 7 दूनी 14 ले लिया और गुणित 13 ले लिया। तो अगर हम 14 13 का गुणा करें तो आ जाएगा 182 और 14 13 का जोड़ करेंगे तो 27 आ जाएगा। इस पहचान से ये पता चल गया कि इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो हम उसी के आधार पर इसका गुणनखंड कर लेंगे और लास्ट में 0 से तुलना कर देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। और जो x का मान आ जाएगा उसी की सहायता से पहली और दूसरी संख्याएं भी प्राप्त हो जाएंगी। तो हम इसका आद्यंत के आधार पर गुणनखंड करते समय सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को नोट कर लेते हैं। माइनस मध्य पद आने पर ब्रैकेट्स का प्रयोग करने के लिए हमें बताया है। अब हमने देखो 27 के लिए दो पद पहले से ही ढूंढ लिए हैं, 14 और 13। तो हम लिखेंगे 14 + 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस से हम ब्रैकेट्स तोड़ेंगे तो -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर कितना 0। अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन लेने का कार्य करेंगे। तो पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन है, x कॉमन बन रहा, चूंकि x दोनों में दिखाई दे रहा है इसलिए x कॉमन हो गया। हमेशा छोटी घातों को कॉमन लेना चाहिए बीजीएचओ में। तो जब हम x से भाग x स्क्वायर में देंगे तो x बाहर जाएगा माइनस, अब इसी x से जब इसमें भाग देंगे तो ये 14 बाहर जाएगा, x से x कट जाएगा माइनस। अब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, जबकि 13 से भाग देंगे 13 कटेगा, x बचेगा और ये प्लस पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हमारा हुआ है। अब 13 से भाग देंगे 13 करना 13, 13 5 करो तो 13 चौको 52 बराबर कितना 0। अब देखिए पुनः अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्या बन रहा है x माइनस 14। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 14, फिर क्या लिखेंगे x माइनस 13 बराबर कितना 0। अब देखिए हम दोनों की तुलना 0 से कर देंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर करेंगे तो -14 उधर जाने पर +14 हो जाएगा और यहां देखा जाए तो x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अब देखना है ये है कि उत्तर 14 माना जाए या 13 माना जाए। तो चाहे 14 मान लिया जाए चाहे 13। अगर 14 मानेंगे तो पहली संख्या हमारी 14 होगी और दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस 14 अर्थात 13 आ जाएगी। और अगर हम पहली संख्या 13 मान लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। इसलिए हमारा दोनों उत्तर सही है, चाहे 14 मान लिया जाए चाहे 13 मान लिया जाए। यहां लिखा जाए इसलिए पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी जो है क्या बनेगी x माने 14 और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस कितना x। अब x का मान क्या दिया है 14 मैंने मान लिया है तो इसलिए क्या आ जाएगा 13। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये प्रश्न का जो उत्तर आ गया पहली और दूसरी संख्या, क्या ये दोनों उत्तर सही है या गलत है। तो इसके लिए देखो प्रश्न की शर्त क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। तो क्या 14 और 13 का जोड़ 27 बनेगा, बिल्कुल बनेगा 14 13 27। और अगर गुणनफल कितना बता रहा है 182, तो 14 और 13 का अगर हम गुणा करें तो 182 भी आ जाएगा क्योंकि 14 गुणे 13 तो 14 × 42 और 14 × 9 14 तो 2 4 4 8 182 भी आ गया। अतः मेरा उत्तर जो है बिल्कुल सही है। अब हम आपको प्रश्न संख्या 4 बताने चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। तो यहां कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला या क्रम से आने वाली, यहां धनात्मक पूर्णांक कह रहा है इसलिए धन में हम मानेंगे। तो जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मानना हो तो पहला जो है x मानना चाहिए और दूसरा x + 1।
अगर आगे भी कहे 3 कहे तो इसी के आगे हम x+2 मान लेंगे, x+3 मान लेंगे, x+4 मान लेंगे। क्रमागत में हम एक जोड़ते जाएंगे, क्रमागत में एक हम x मानकर फिर उसी x में एक हम जोड़ते जाएंगे, तो सारे जितने क्रमागत पूर्णांक मानने को सब मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ केवल 2 ही मानना है, इसलिए हम लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है, x मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक x। तो अब अगर दूसरा मानना है तो इसी x में एक जोड़ दो, तो यहां लिखेंगे दूसरा एवं दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसी जो ऊपर माने हो उसी में एक जोड़ दो, तो x+1। अगर 3 मानना होता तो हम लिखते तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस वाले में एक जोड़ देते तो x+2 हो जाता। फिर इसी प्रकार से आगे भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस प्रश्न में 2 ही मानना है, इसलिए हमने पहला और दूसरा क्रमागत पूर्णांक मान लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार कि जिनके वर्गों का योगफल, जिनके माने पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना हो 365, यानी जो आपने पूर्णांक माना है उन्हीं का पहले वर्ग करिए और वर्ग करके उनके वर्गों का योगफल करिए तो 365 होना चाहिए। तो हमने जो क्रमागत पूर्णांक माना है उसी का हम वर्ग कर लेते हैं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना है x, तो x का वर्ग क्या होगा x²। दूसरा क्या माना है x+1, तो हम x+1 का होल स्क्वायर कर दिए। तो हमने दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग कर दिया। अब वर्गों का योगफल अर्थात दोनों के बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया, तभी तो योगफल होगा ना। तो योगफल कितना दिया 365, तो बराबर 365। इस प्रकार से आपका ये क्लियर हो गया। अब इनको हम हल कर लेते हैं। तो x² प्लस, यहां देखो a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम a+b के होल स्क्वायर पर इसका वो वर्ग कर दे रहे हैं। तो पहले a² होता है, a² का मतलब x², यानी कि x के मान का वर्ग, प्लस होता है 2ab, तो 2ab करने पर इसका 2x आएगा आंसर, क्योंकि 2 गुणे x गुणे 1 आएगा तो 2x बनेगा, प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही आएगा, बराबर कितना 365। अब देखो x² और x² 2 हो गए, तो ये हो जाएगा 2x²। इसके बाद प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, यहाँ पर छांतर कर लो बराबर 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण इसको बनाना है तब हल करना है। तो 2x² प्लस 2x 365 में 1 घटेगा तो माइनस 364 बराबर कितना 0 आ जाएगा। अब देखो 2 से जो है सारे पदों की संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो हम 2 से भाग इसमें देंगे तो ये x² आएगा, और जब इसमें भाग देंगे तो ये प्लस x आएगा, और जब इसमें भाग देंगे तो 2 × 9 2 × 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर कितना 0। ये हमारा जो 2 हम कॉमन लिए थे उसी 2 से इसमें भाग दिए, इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, और 0 में भी जब भाग देने का कार्य किया तो 0/2 हो गया, अर्थात तो 0 बन गया, अर्थात जो 2 कॉमन था 0 के बटे में जाकर 0 हो गया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया x² प्लस x माइनस 182 = 0। अब देखिए इसको हम देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण में जो x का मान आवेगा वही प्रश्न का आंसर बन जाएगा, क्योंकि x से ही दोनों क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए हम पहले गुणनखंड विधि का प्रयोग करके पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। देखिए इस द्विघात समीकरण में जो ये द्विघात बहुपद है इसमें आदि अंत नाम का गुणनखंड बनेगा, क्योंकि जब हम इसके आदि और अंत पद का गुणा करेंगे तो माइनस 182 x² आएगा। अब हम 182 के 2 खंड करेंगे, ऐसे 2 खंड करेंगे जिनके खंडों का अंतर, चूंकि गुणनफल ऋणात्मक आया है तो अंतर कितना होना चाहिए 1x। तो 182 के लिए हम पहले खंड कर लेंगे, 2 × 9 18 2 × 9। अब हम इसको तो 7 से काट देंगे, 7 × 9 7 7 21 13 × 9 13। तो
7 दूनी 14 और गुणते 13, 14 13 का गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1x भी आ जाएगा। इसलिए यही हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा भैया। तो हम इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर क्या 0। देखो 14 में से 13 घट जाएगा तो 1 और 1 का गुणा x में होगा तो 1x आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस चिन्ह से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पदों के चित्र रखे नहीं होंगे तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब आइए देखिए इन दोनों पदों में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन मिल रहा है x। तो जब x कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर इन दोनों पदों में x प्लस 14 बचेगा। x प्लस कैसे x प्लस 14 बच गया तो x से हम x स्क्वायर भाग देंगे तो x मार जाएगा और जब कॉमन लिए गए x से जब 14x में भाग देंगे तो x कट जाएगा 14 बचेगा माइनस। अब आगे के दो पदों में 13 कॉमन बनेगा माइनस 13 चूंकि 13 से 182 कट जाएगा तो जब माइनस 13 से इस वाले पद में भाग देंगे तो यहाँ प्लस x आ जाएगा और माइनस 13 से 20 वाले पद में भाग देंगे तो प्लस 13 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे 13 का नाम 13 और 13 चौको 52 बराबर कितना 0। अब देखिए पुनः x प्लस 14 चूंकि दोनों ब्रैकेट्स में समान बातें आ गई तो यही पुनः कॉमन हो जाएगा x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर कितना 0। अब देखा जाए तो x प्लस 14 की भी तुलना 0 से कर दिया जाए तो x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। अब इसको हम लिख देंगे अमान्य क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है और प्रश्न में कहा है धनात्मक पूर्णांक इसलिए ये अमान्य होगा। और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 ये क्या होगा मान्य। अब इसी पर हमारे दोनों धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। हम लिखेंगे इसलिए पहला पूर्णांक पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स का मतलब 13 और दूसरा क्या बन जाएगा और दूसरा बनेगा x प्लस 1 तो x का मान 13 प्लस 1 अर्थात 14। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये मेरा उत्तर सही है या गड़बड़ है। तो प्रश्न में कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो क्या ये जो दो पूर्णांक प्राप्त हुए हैं पहला और दूसरा 13 और 14 क्या ये क्रम से है। बिल्कुल क्रम से 13 के बाद 14 आता है। वो आगे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 हो तो हम 13 और 14 का वर्ग करेंगे और वर्गों का योगफल करेंगे जब 365 आ गया तो मेरा उत्तर सही होगा। तो हम 13 का वर्ग कर देते हैं प्लस 14 का वर्ग कर देते हैं और दोनों का वर्ग करके अगर जोड़े और 365 आ गया तो उत्तर सही है नहीं तो गलत होगा। तो 13 का वर्ग क्या होगा 169 और प्लस 14 का वर्ग होता है 196 तो 9 6 15 9 6 15 1 16 2 1 3 365 आ गया इसलिए मेरा उत्तर जो है सही है। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया 13 और दूसरा पूर्णांक 14 हो गया। आइए हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या है कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेंगे। जैसे कि देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहां पर देखिए समकोण यहीं पर बनेगा तो इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण। तो प्रश्न में चूंकि कर्ण कितना दिया है 13 तो हमें यहां पर 13 सेंटीमीटर लिख देना है 13 सेंटीमीटर यहां पर लिख देना है। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब ये वाली रेखा ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात ये वाली रेखा इसका कुछ नामकरण कर दे तो और अच्छा होगा ABC अर्थात AC क्या है ऊंचाई है BC क्या है आधार और AB क्या है
कर्ण। चूंकि समकोण के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। तो ये वाली जो AC रेखा यही है उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है। तो अगर आधार BC की माप अगर पता चल जाए तो ऊंचाई की माप अपने आप आ जाएगी। चूंकि जो ऊंचाई कह रहा है वो आधार से 7 सेमी कम कह रहा है, तो इसलिए हमको आधार मानना पड़ेगा। तो हम आधार इसका क्या मान लेते हैं, यक्स। चूंकि प्रश्न में आधार तो दिया नहीं है तो हम आधार क्या मान लेते हैं, यक्स। तो आधार से कितना कम है, 7 सेमी। तो आधार में से हम 7 कम कर देते हैं। तो आधार क्या था, यक्स। तो यक्स में हमने 7 क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये ऊंचाई आ गई। अब देखो प्रश्न की शर्त पूरा हो गई। कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है। तो जितना आधार माने थे उसी में हमने 7 कम कर दिया तो ऊंचाई भी प्राप्त हो गई। अब देखो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कर्ण भी, ऊंचाई भी, यानी जिसको हम लंब कहते हैं, और आधार, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो अन्य 2 भुजाओं में ये यक्स और यक्स माइनस 7 ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जो हमने चित्र में माना है इसको हम लिख भी देंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना भैया, आधार यक्स सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार ऊंचाई, जिसको हम लंब कहते हैं, ऊंचाई कितना होगा, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर प्रश्न में कर्ण तो ज्ञात है लेकिन आधार और लंब इसके अज्ञात हैं। चूंकि चर राशियों में इनको माना गया है। तो इनको ज्ञात राशियों में पता करने के लिए हम लोग कक्षा 7 या 8 की क्लास में, 9 की क्लास में भी पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने सुना होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय पर हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न में, चूंकि हम पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले सुना दिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात आधार और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब का वर्ग करके जोड़ने पर जो आता है वही कर्ण का वर्ग होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना है, 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, यक्स। तो हम यक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब कितना है, यक्स माइनस 7। तो हम यक्स माइनस 7 का वर्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 13 का वर्ग क्या लिखेंगे, 169। 13 का वर्ग 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां हमारा फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमको सूत्र क्या पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले हम a स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा माइनस 2ab, चूंकि माइनस लगा हुआ तो माइनस 2ab। तो 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, माइनस 14 एक्स। ये हमारा वर्ग हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स। तो 169 बराबर, ये देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 हो गए इसलिए 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 प्लस कितना 49। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को यहाँ पक्षांतर कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। चूंकि यहां से जब ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, पद पक्षांतर करने पर पदों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो यहां देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x
अब 169 में ये वाला पद घटेगा, चूंकि प्लस माइनस में तो घटेगा, तो 9 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, 6 में से 4 गए 2, फिर 1 बचेगा बराबर कितना 0। अब देखिए चूंकि 2 से ये 2 भी कटेगा, 14 भी कटेगा और 120 भी कटेगा, इसलिए 2 इस प्रश्न में कॉमन हो जाएगा। जब 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x², चूंकि जो हम कॉमन लेते हैं उसी से पदों में भाग देते हैं, तो जब 2x² में 2 से भाग देंगे तो x² आएगा, माइनस 2 तो 7x बचेगा, माइनस 2 6 12 60 बराबर क्या 0। अब देखिए ये प्राप्त हो गया x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या 0। अब हम इसका गुणनखंड करके x का मान निकाल लेंगे इस प्रश्न में। तो देखो इसमें भी आदियंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, चूंकि हम आपको इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक आदियंत नाम का गुणनखंड होता है, उसकी पहचान है कि आदियंत का कर गुना खंड दुई कर लियो, अंत का चिन्ह मध्य में रखो बीच की संख्या हो। अगर किसी 3 पद वाले बहुपद का जो कि द्विघात बहुपद हो, उसके आदि और अंत का गुणा करने पर जो गुणनफल आवे उसके ऐसे 2 खंड किया जाए कि उनके दोनों खंडों का योग या अंतर अगर मध्यपद आ जाए तो समझना चाहिए कि उसमें आदियंत नाम का गुणनखंड है। जैसा कि अगर हम इसके आदि और अंत का गुणा करें तो आएगा -60x²। अब हम 60 के ऐसे 2 खंड करेंगे कि जिनका अंतर, चूंकि अगर गुणनफल ऋणात्मक आया हो तो अंतर जो हो मध्य वाला पद होना चाहिए। तो अगर हम 60 के 2 खंड करें, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो अगर हम 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 हमारा आ जाएगा। तो इस पहचान से पता चल गया कि इसमें आदियंत नाम का गुणनखंड है। तो हम इसको आदियंत के आधार पर इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम x² नोट कर लेंगे, फिर माइनस बीच वाला पद आने पर मैंने कहा कि ब्रैकेट्स का प्रयोग कर लेना है। तो हम ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे 12 माइनस 5 इंटू कितना x -60 बराबर क्या 0। अब हम इस माइनस से ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x से 12 और 5 में गुणा होगा और इधर माइनस से ब्रैकेट्स टूटेगा। देखो यहाँ 12 प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, चूंकि माइनस से ब्रैकेट्स तोड़ने पर पदों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो पहले और दूसरे पद में अगर कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन होगा x। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो इसी से भाग x² में देंगे तो x बार जाएगा, माइनस कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, चूंकि x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, प्लस यहाँ 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, चूंकि 5 से 60 ही कट जाएगा तो 5 कॉमन हो गया। तो यहाँ x बचेगा, चूंकि जब 5 से हम 5x में भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस जब 5 से हम 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। अब देखा जाए तो हमारे पास 2 पद हो गए, पहला पद है x इंटू x माइनस 12 प्लस दूसरा पद है 5 इंटू x माइनस 12। तो दोनों पदों में हमने x माइनस 12 को बोला है, तो इसलिए x माइनस 12 जो है कॉमन हो गया पुनः। तो जब x माइनस 12 कॉमन हो गया तो क्या बचा x प्लस 5 बराबर क्या 0। अब हम तुलना करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर धन 5 के पक्षांतर करने पर -5, तो ये लिख दिया जाएगा अमान्य और ये वाला लिखा जाएगा मान्य। अब यहाँ मान्य और अमान्य की क्या बात है, चूंकि देखो किसी भी आकृति की भुजाएं जो होती है, चाहे आधार हो, लंब हो, कर्ण हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो चूंकि वो -5 आया है इसलिए वो अमान्य हो जाएगा, और जो x बराबर 12 धन में आया यही माना जाएगा। हम लिखेंगे इसलिए आधार बराबर, इसलिए आधार। अब सवाल उठता है किसका आधार, तो समकोण त्रिभुज का आधार। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या है x, तो x का मान कितना आ गया 12, तो आधार क्या हो गया 12। और इसके बाद लंब की बारी आती है, तो लंब हमने कितना माना है x माइनस 7, यानी x का मान 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो ये एक हमारा आंसर बन गया और एक आंसर ये बन गया। अब हम लोगों को ये पता कर लेना है कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है। तो अगर आधार और लंब का वर्ग किया जाए और वर्गों का योगफल किया जाए और इस वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होगा तब तो उत्तर सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो हम 13 का वर्ग बराबर
12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कर लेते हैं तो 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का 144, 5 पचम 25, तो 169 बराबर इन दोनों का जोड़ 169 होगा। अतः मेरा उत्तर 100% बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें आज हम बताएंगे। आगे की वीडियो में आपको अगली प्रश्नावली के प्रश्न बताएंगे। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो की सूचना मिलती है।